मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई एम मनोज गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 98-99 से हम लोग सीए एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं और 98-99 की बात करें तो शायद आप में से कई बच्चे तो उस टाइम तक नहीं हुए होंगे। ठीक है, हम लोग तभी से ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जयपुर के मोर देन 60% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने यहाँ से ही निकले हैं। जयपुर में अभी लगभग 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मोर देन 60% अपने यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं जो जयपुर में सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जयपुर से निकले हैं जो एमएनसीज में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और अपने स्टूडेंट्स केवल जयपुर में ही नहीं, इंडिया की हर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। रिलायंस में भी अपने बच्चे हैं, विप्रो में भी हैं और बड़ी बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, टीसीआई बोलो आप, चाहे टीसीएस बोलो, चाहे आप जो कंपनी का नाम बोलो, तो हर कंपनी में अपना स्टूडेंट है। और बिग फोर्स में भी बहुत सारे बच्चे हैं अपने, पीडब्ल्यूसी में, ईवाई में, सभी में अपने बच्चे बहुत सारे हैं, प्लॉट्स में है मतलब। तो वो बच्चे भी पढ़ते थे हमारे साथ सामने ही बैठ के और आज पैकेजेस बहुत अच्छे ले रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे, तो हमें उनको देखकर बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे आज हमसे पढ़ते थे वो आज कहाँ पहुंच गए। वही विशेष आप लोग के लिए भी है कि आप भी सीए पढ़ रहे हैं और बहुत सक्सेस करेंगे लाइफ में, बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छी कंपनीज में पहुंचेंगे अच्छे पैकेजेस पे, और या फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे और आप बढ़िया बहुत अच्छा पैसा और नाम कमाने वाले हैं। ये मेरी विशेष है आपके लिए। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये डिस्कशन करता हूँ कि सीए को लेकर जो भी रूमर्स रहती हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर रखें। सीए को लेकर बहुत सारी नेगेटिव रूमर्स मार्केट में होती है कि जो सीए का कोर्स है बहुत ही टफ है, होने में नहीं आता है, रिजल्ट बहुत कम जाता है, 1% 2% जाता है, तुम इसको मत करो, तुमसे नहीं होगा, वटेवर वटेवर वटेवर। इस तरीके की बहुत सारी रूमर्स आपको जनरली सुनने में मिलती है। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप कभी एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस बोलते हैं हम इसको, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तब हमको फैक्ट्स पता चलते हैं। डेटा एनालिसिस कैसे होता है? डेटा एनालिसिस ऐसे होता है कि जब हम ये देखें कि सीए का रिजल्ट क्या जाता है, कितने स्टूडेंट अपियर होते हैं और कितने पास होते हैं, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, जो कंपटीशन और प्रोफेशनल और एग्जाम्स होते हैं, उनका क्या रिजल्ट जाता है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में सीए का रिजल्ट बहुत बढ़िया जाता है। ये जो र्यूमर है 1-2% बच्चे पास होते हैं, ये गलत र्यूमर है। ये पहले, आज से 15 साल पहले की बात है, 2004-2005 तक ऐसा होता था, जबकि रिजल्ट 1-2% ही जाता था वास्तव में। लेकिन जब सीपीटी स्कीम लॉन्च हो गई थी 2006 में, उसके बाद से सीए का रिजल्ट बढ़ गया है और जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम है उसका रिजल्ट लगभग 35 से 40% जाता है, और जो उसके आगे की स्टेजेज है, इंटरमीडिएट है, तो उसमें लगभग 25% के आसपास रिजल्ट जाता है और फाइनल में लगभग 20% के आसपास रिजल्ट जाता है। और ये रिजल्ट एक बढ़िया बढ़िया रिजल्ट में काउंट होता है, क्योंकि इतना रिजल्ट फाइनल्स के रिजल्ट भी 20% जाते हैं। जैसे बोथ ग्रुप जो स्टूडेंट अपियर हुए हैं उनमें से या तो उनका बोथ ग्रुप पास हो गया या आइदर ग्रुप पास हो गया, ये हमेशा मोर देन 20% रहता है। आप कभी भी जाके चेक करेंगे वेबसाइट्स पे, आईसीआई की वेबसाइट पे भी अपियर्ड और पास्ड का जो फिगर्स हैं वो रखे हुए रहते हैं, तो आप उनको कभी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सीए का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। और हम जब अदर एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे हम आज बात करें आईआईटी का, तो आईआईटी है, नीट है, तो आप देखें उसमें 15.5 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, और जितने भी आईआईटी कॉलेज है पूरे इंडिया में उसमें केवल 11,500 सीट्स हैं। तो 11,500 सीट्स के लिए यदि 15,50,000 स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 15,39,000 तो फेल होना कंफर्म है, क्योंकि वहां पे सीट्स ही 11, भाई 11,500 सीट है केवल। तो इतना कम रिजल्ट जाता है, लेस देन 1% रिजल्ट जाता है। आप नीट की बात करें, आप आईआईटी की बात करें, आप चाहे आरएएस के एग्जाम की बात करें, पीसीएस की बात करें, आप
यूपीएससी में जो एग्जाम होता है जिसको आईएएस भी बोलते हैं, आईएएस की बात करें तो 3-3.5 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं। तो 3-3.5 लाख स्टूडेंट में से केवल 800-900 स्टूडेंट को पास किया जाता है। रिजल्ट इज लेस देन 0.25%। तो हम बात करते हैं जब अदर एग्जाम्स की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की बात कर लें, आप बैंक पीओ की बात करेंगे तो बैंक पीओ में 2000 बैंक पीओ की वैकेंसी निकली थी। तो उसके लिए आपको पता है तकरीबन 9.5 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे 2000 वैकेंसी के लिए। तो यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट इज लेस देन 0.5%। तो बैंक पीओ तो क्लैरिकल पोस्ट होती है, जबकि सीए तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, पोजीशन होती है। तो रिजल्ट्स की जब बात करते हैं हम, तो रिजल्ट सीए का बहुत ही बढ़िया रहता है। इतना रिजल्ट किसी भी प्रोफेशनल और कंपटीशन एग्जाम का नहीं रहता जितना अच्छा रिजल्ट सीए का रहता है। तो किसी भी तरीके की नेगेटिव र्यूमर में हमको नहीं आना है कि सीए का बहुत टफ है, होता नहीं है, इसका पासिंग परसेंटेज कम जाता है। और आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता देता हूँ, आप क्या करिए, आप ये चीज देखिए, यदि आपको पता करना है कि वास्तव में सीए का रिजल्ट कितना जाता है, तो आप अपने सराउंडिंग से पता करिए। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आपके मिलने वाले, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार, और आप जिन भी लोगों को जानते हैं सोसाइटी में, सब लोगों में आप चेक करें कि कितने, जैसे मान लीजिए 10 जनों ने सीए दिया था, 10 स्टूडेंट थे ऐसे जो आपके जानकार या मिलने वालों के बच्चे हैं, तो 10 बच्चों ने सीए दिया, तो उनमें से कितने सीए बन गए, फाइनली कितने बन गए। तो आप जब उसको चेक करेंगे तो 10 में से आप पाएंगे 5-6 बच्चे आराम से सीए बन जाते हैं। आप कैसे भी टेस्टिंग करके देख लेना, आप चेक करना, आप अपने सराउंडिंग में चेक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सीए का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया जाता है। लेकिन कोई एक बच्चा ही बार बार फेल हो रहा है, तो क्या हम उसी को एग्जाम्पल सेट कर लें अपनी लाइफ के लिए कि भाई हमारा भी यही होने वाला है? नहीं, नेवर नेवर नेवर। आप ओवरऑल रेशियो देखिए कि आप 10 बच्चों में या 20 बच्चों में जब चेक करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स हमने देखे और 20 में से कितने बच्चे पास हो गए और कितने बच्चे फेल हो गए, फाइनली कितने बच्चे सीए बने, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा रेशियो रहता है सीए बनने का। तो सीए का जो एग्जाम है वो सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और जो आप इसको चेक करना चाहते हैं, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आईसीआई की वेबसाइट से चेक कर लें। आप आईसीआई के डेटा कंपैरिजन कर लें बाकी सब एग्जाम के डेटा से। हर एग्जाम का डेटा वेबसाइटों पे मिल जाता है, नेट पे गूगल पे सर्च डालेंगे तो मिल जाएगा। आईआईटी में डालना एपीएड और पास, ठीक है, नीट में डालना एपीएड पास, आईएएस में डालना एपीएड पास, कितना एपीएड होता है कितना पास होता है, ऐसे सीए में डालना एपीएड पास, तो पता चल जाएगा एक्चुअली। तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि सीए का रिजल्ट कितना खराब रहता है कितना बढ़िया रहता है। तो जो आपकी जो नेगेटिव र्यूमर्स आपके चारों तरफ बनी रहती है, उसको बिल्कुल आपको कंसिडर नहीं करना है, और केवल एक ही लक्ष्य के साथ में, एक ही इंटेंशन के साथ में कि हमें सीए बनना है बनना है बनना है, और सीए का रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट जाता है, कहीं कमी नहीं है रिजल्ट में। हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम सीए बन जाएंगे, सीए बनने में कोई डाउट नहीं है, आराम से सीए बन जाते हैं। कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े सब्जेक्ट नहीं आते, नॉर्मल सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंट्स आ गया, लॉ आ गया, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। तो ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि पास नहीं किए जा सकते। आराम से आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप पास कर लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं सीए करके मानूंगा, सीए बन जाऊंगा, एट द एंड ऑफ द डे किसी भी हालत में मैं सीए बन जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ में और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पढ़ाई करें आप, ठीक है, न कि किसी भी नेगेटिव रूमर को या नेगेटिव स्टेटमेंट को माइंड में लेकर आप पढ़ाई करें। आप पॉजिटिविटी के साथ में और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आप कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट को या नेगेटिव र्यूमर को माइंड में यदि आप रखेंगे और उसको रख के पढ़ेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस ही इतना अच्छा नहीं आएगा, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे हैं और उससे पहले हम सोच लें कि आज हम हारेंगे, तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि आधी लड़ाई तो आप हम लड़ाई में जा रहे हैं और आज हमने पहले ही सोच लिया कि नहीं देखो इसमें तुम्हारे जीतने के चांस है ना 1% से भी कम है, तो आप इसका मतलब समझ लो वो लड़ाई आप वहीं पे हार चुके हैं, आप आधी से ज्यादा लड़ाई तो वहीं हार जाओगे। इसलिए लड़ाई जीतना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, हम जीत के मानेंगे, हर हालत में हम जीतेंगे, ठीक है। और रिजल्ट बढ़िया जाता है, सीए का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। ये आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में सीए का रिजल्ट बहुत बढ़िया जाता है, ठीक है। तो आज से आप अपना कोई भी आपकी थॉट है उसको चेंज करें और पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ाई करें कि नहीं, लास्ट तक मेरा सीए पास होगा और सीए फाइनल भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा,
और मैं सीए बन जाऊंगा नॉन स्टॉप, सारे एग्जाम एक अटेम्प्ट में कंटिन्यू पास करते हुए मैं सीए बन जाऊंगा। इस थॉट और इस एनर्जी के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि नेगेटिविटी यदि कोई है तो उसको सबसे पहले आप हटाइए और पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, नेक्स्ट मुद्दे का डिस्कशन करते हैं हम। देखिए टेस्ट सीरीज की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज के शेड्यूल्स मिल गए होंगे। टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने घर पे अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, जिसका शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, उसमें वो ज्वाइन कर लें और अपने टेस्ट पेपर देना शुरू कर दें। और जिन स्टूडेंट्स का कोर्स नहीं कर पाए, वो घर पे अभी तक वो डिले चल रहे हैं व्हाटएवर, तो इसके बाद में जो फर्स्ट सीरीज होती है, फर्स्ट सीरीज को छोड़ के उसके बाद में 2 सीरीज और होने वाली है, टोटल 3 सीरीज होगी। आपको पता है टोटल 3 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिला होगा, ठीक है। तो यदि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बाद वाली 2 सीरीज तो एटलीस्ट आपको देनी ही देनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। टेस्ट सीरीज देने से आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होने के साथ में ही आपके जो गलतियां होती हैं उसमें सुधार भी हो जाता है। टेस्ट देने का प्रोसेस तो आपको सारा बताया गया है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जो टेक्निकल नंबर्स हैं या जो मैडम है जिनके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं या व्हाट्सएप भेजती रहती है जो मैडम आपको, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली वो आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या करना है, टेस्ट हर हाल में देना है, क्योंकि टेस्ट के जितने फायदे हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। लिखने का प्रैक्टिस होता है, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, हमारी स्पीड लिखने की कैसी है, सब चीज का पता चलता है। तो इसलिए हमें टेस्ट तो देना ही है, कोई डाउट नहीं। और टेस्ट सीरीज यदि आपकी पास है तो आप डेफिनेटली मेन एग्जाम पास कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ की टेस्ट सीरीज का जो स्टैंडर्ड होता है, जो आईसीआई में एग्जाम के पेपर्स आते हैं, मेन एग्जाम के पेपर आते हैं, उनसे आप मानिए 5-10% टफ ही होता है, उनसे इजी पेपर हम लोग नहीं सेट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। आपने अपने अगर रिजल्ट देखा होगा, मित्तल कॉमर्स क्लास से जो रिजल्ट दे रहा है, पिछली बार नवंबर 2019 में जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो इंडिया के टॉप 50 में अपने यहाँ से 54 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक आई थी। आपको पता होगा, वेबसाइट पे आप लोग देखते ही होंगे। और केवल 54 स्टूडेंट्स ही नहीं, 54 तो ऑल इंडिया रैंक आई। आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे थे जो 300 के क्रॉस कर गए थे मार्क्स, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, जिन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर के साथ जिन्होंने फाउंडेशन पास किया है, वो बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ से थे। तो डेफिनेटली उन्होंने भी वही मटेरियल यूज किया था जो आप लोग को दिया जा रहा है, उन्होंने भी वैसी ही टेस्ट सीरीज दी थी जैसे कि आप लोग दे रहे हैं। तो ये चीजें, सेम मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, सेम टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, सब कुछ आप सेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी बेटर आएंगे। और आप ये समझिए जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, बहुत रिसर्च करा जाता है इस पे, बहुत वर्किंग होती है कि इसका जो लेवल किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस देने, इस पे बहुत रिसर्च वर्किंग होती है। क्योंकि जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो सब हम लेके उस पे अप्लाई करके फिर हम लोग ये चीज बनाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एज इट इज भी देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं बेटा, क्योंकि मेन एग्जाम में भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं, तो आपको उनका पूरा ढंग से प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। इसलिए हम लोग कई बार एज इट इज देते हैं, ताकि आप लोग उसको कहीं फोकस यदि आपका कम हो रहा हो तो उसको आप जरूर से अच्छे से कर लें। एक बार सब चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस रखते हुए सारी चीज डिजाइन करी जाती है। इस तरीके से डिजाइन करी जाती है कि यदि आप उस टेस्ट सीरीज को देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट, जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसमें से आप बेस्ट 100% अपना मतलब परफॉर्म कर पाएंगे। उस हिसाब से ये सब चीजों को डेवलप और तैयार किया जाता है, ठीक है। पूरी डेडिकेटेड टीम होती है जो इसके लिए काम करती है, पूरे टेस्ट पेपर्स बनाने से लेके। अच्छा, इसके बाद में अब आपको बता देते हैं, देखिए जब टेस्ट आप दें उसके बाद में, आप टेस्ट देने के बाद में अपनी वेबसाइट पे उस दिन, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन शाम तक हम सॉल्यूशन की अपलोड कर देते हैं। डिटेल्ड आंसर की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है। अपनी वेबसाइट mccjpr.com है, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, mccjpr.com अपनी वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर दिया जाता है। आप mccjpr.com के होम पेज पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड्स करके एक सेक्शन मिलेगा, होम पेज पे मिलेगा आपको। डाउनलोड पे आप ऊपर जो स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप पे ही डाउनलोड मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वहां पर आप पहुंचेंगे जहां पर कि आपको सारे आज तक जितने टेस्ट हुए हैं, जितने मॉक पेपर्स हुए हैं,
इस पर्टिकुलर सेशन के सभी डेट वाइज हर सब्जेक्ट का मॉक पेपर और उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और उस मॉक पेपर का जो आंसर होता है वो नॉर्मली ऐसे नहीं होता, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो उसका आंसर हम ऐसे नहीं देते कि ए बता दिया या सी बता दिया, नहीं। यदि ए है तो वो ए कैसे आया, उसकी कैलकुलेशन क्या थी, कैसे हम ए तक पहुंचे, उसकी पूरी वर्किंग आपको दी जाती है वहां पे। यदि थ्योरी का क्वेश्चन है, उसका आंसर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर सी है, तो सी का क्या लॉजिक है उसका पूरा नोट उस पर लिखा रहता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मिलता है और सब्जेक्टिव टाइप का भी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वहां पे अवेलेबल करा दिया जाता है। इसका फायदा क्या है कि आपने जो अपना टेस्ट लिखा है उसको आप राइट आंसर की से मैच करवाइए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और आप जहां भी गलती कर रहे हैं आप उसको इंप्रूव करिए, आप उसको सुधारिए, ठीक है, ताकि अगली बार वो गलती ना हो। और मेन एग्जाम में तो गलती किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल्ड आंसर की इसलिए प्रोवाइड करी जाती है कि आप जो टेस्ट देते हैं उसके बाद में आप अपने आप को चेक कर पाए कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है या आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो कहाँ मिस्टेक कर दी है, और अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारते जाएं, जिससे आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा टेस्ट सीरीज देते देते आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करके आएंगे, सारा पेपर बढ़िया से सही सही करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक इवैल्यूएशन का काम करती है। ये जो एक टेस्ट सीरीज है आपकी इवैल्यूएशन के अलावा आपकी गलतियों को इंप्रूव करने का काम करती है। ये टेस्ट सीरीज आपको ये सिखाती है कि लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर को कैसे सॉल्व करना है। जैसे 2 आवर्स का टाइम होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो क्या आपकी 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के करने की प्रैक्टिस है, हैबिट डली हुई है। सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या वो 5 क्वेश्चंस करने की आपकी हैबिट है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनमें एबीसी, फर्स्ट का एबीसीडी, सेकंड का एबीसी, ऐसे करके क्वेश्चंस का पेपर किस तरीके का एग्जाम में प्रेजेंट होता है, पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, कौन से क्वेश्चंस ऑप्शनल आते हैं, कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ये सब चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा टेस्ट सीरीज पास कर लेता है वो मेन एग्जाम पास कर लेता है, और टेस्ट सीरीज पास करते ही आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ नहीं अब मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। मेरे टेस्ट सीरीज में यदि 400 में से 300 नंबर आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मेन एग्जाम में तो मैं 300 350 नंबर लेके आ ही जाऊंगा, और पास होने में तो कोई डाउट ही नहीं है। या कोई बच्चा है जिसका 400 में से 210 नंबर या 200 नंबर भी आ रहा है तो वो भी कॉन्फिडेंट हो सकता है यदि यहाँ पे 400 में से 200 आ गए मेन एग्जाम में डेफिनेटली 200 हो जाएंगे। तो आप ऐसा मान के चलिए टेस्ट सीरीज देकर इवेल्युएट करने से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं अब तो मैं पास हो गया, एक तरीके से मेरे को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो टेस्ट सीरीज देने से इवेल्युएशन भी होता है, प्लस हम कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि मेन एग्जाम पास है। और जब आप मेन एग्जाम में जाके बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे हम नया कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा तो हम बहुत बार कर चुके, ऐसा तो हम 3 बार पहले ही कर चुके, ठीक है। तो आपको कुछ नया वहां फील नहीं होता, आपको एग्जाम देने की आदत पड़ चुकी होती है। तो जिस बच्चे को एग्जाम देने की आदत पड़ी हुई है उससे तो कभी भी एग्जाम ले लो ना, तो एग्जाम दे देगा। और जिस बच्चे को एग्जाम देने की आदत नहीं है वो तो 1 साल हो गया उसको पेपर नहीं लिखा उसने कोई, या 6 महीने से कोई पेपर नहीं लिखा, अब उसको एकदम से पेपर देंगे तो उसको लिखने में तकलीफ आएगी। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट सीरीज है आपको एग्जाम देने की आदत डाल देती है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का टाइम भी वही रखा जाता है जो कि मेन एग्जाम का टाइम होता है, बिल्कुल पैटर्न पूरा सेम रखा जाता है। क्योंकि मान लो किसी बच्चे की 2 बजे सोने की आदत है तो वो बिल्कुल हटा देनी चाहिए, बिकॉज की 2 बजे पेपर का टाइम होता है, तो टेस्ट का टाइम भी 2 बजे होता है, तो 2 बजे सोने की आदत बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो क्या होगा 2 बजते ही आपको नींद आएगी, ठीक है। तो पेपर वाले दिन इतनी नींद आएगी आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेटा वो चीज को ठीक कर लेना चाहिए, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं तो बिल्कुल उसी टाइम पे लगाते हैं जिस टाइम पर मेन एग्जाम होता है। तो पूरा टाइमिंग से लेके मार्किंग से लेके स्टेप मार्किंग से लेके सब कुछ एज इट इज पूरा एग्जाम पैटर्न पे मैच करा के आप लोग को दिया जाता है, ताकि आप पे एग्जाम्स देने की आपको आदत डेवलप हो जाए, ठीक है। ये सब चीजों का एक एक बारीक से बारीक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो उसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, जैसे 1:45 पे आपको पेपर मिलेगा और 2 बजे आपको कॉपी मिलेगी जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग भी जो आपको पेपर देते हैं 1:45 पे पेपर देते हैं और 2 बजे आप कॉपी में लिखना शुरू करें, 1:45 पे लिखना नहीं शुरू कर दें। आप ध्यान रखिएगा आपको पेपर 1:45 पे मिल जाता है, 1:45 से 5 बजे तक का टाइम होता है, तो आप 1:45 पे लिखना शुरू नहीं कर दें,
क्योंकि मेन एग्जाम में कॉपी नहीं मिलेगी आपको 145 पे, आपको केवल पेपर मिलेगा 145 पे, कॉपी तो आपको 2 बजे ही मिलेगी। तो वो 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होता है, उस रीडिंग टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। उसमें आपको क्या करना होता है, सारे क्वेश्चन पढ़ लेने होते हैं, और जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है, सबसे अच्छा लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरा 100% सही जाएगा, अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है, सबसे बढ़िया कि ये तो मेरा 100% सही जाएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे कम आता है उसको करना चाहिए, फिर और कम आता है उसको करना चाहिए, और जो सबसे कम आता है आपको उसको लास्ट लास्ट में करना चाहिए। इस सीक्वेंस में आपको पेपर करना होता है। पेपर में कोई कंपलसरी नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 1 को पहले करना है, 2 को उसके बाद करना है, ऐसे सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो 15 मिनट जो मिलती है उसमें आप क्वेश्चंस पढ़ के और सीक्वेंसिंग कर लें कि मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करना है। इसलिए 15 मिनट्स मिलती है पेपर रीडिंग और मैनेज करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को किस सीक्वेंस में करना है। ठीक है, तो वही हम 145 पे जो आपको पेपर देते हैं तो आपको 2 बजे लिखना शुरू करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बच्चे आप 145 पे लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप अगले पेपर में सुधार लीजिएगा, 145 पे लिखना शुरू नहीं करें, और 5 बजे आप लिखना बंद कर दें। देखिए आपके पास, आप घर पे बैठे होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा आप चाहें तो अपनी किताब खोल के भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं पता नहीं चल पाएगा, आपको कितना आ पा रहा है नहीं पता चल पाएगा, आप अपनी गलतियां नहीं सुधार पाएंगे, आप मतलब नुकसान सारा आपका ही होने वाला है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो ऑलरेडी सीए बन चुका, मेरा वैसे भी कोई नुकसान नहीं होना, आपको बनना है अभी। ठीक है, तो नुकसान आपका होने वाला है, राइट। तो आप लोगों को बेटा ध्यान देना है इस चीज का कि आप लोग बिल्कुल प्रॉपर सिंसियरिटी रखें, कोई चीटिंग नहीं करें। 145 पे पेपर 145 पे रीडिंग स्टार्ट करें, 2 o'clock पे लिखना शुरू करें, और 5 बजे तक ही लिखें, 5 बजे बाद नहीं लिखें। एग्जाम में वो टाइम मिलने वाला नहीं है आपको 5 बजे बाद का, इसलिए 5 बजे तक ही लिखें। पूरा ऑनेस्टी के साथ पेपर दें तो आपका इवेल्युएशन अच्छा होगा, आपकी गलतियां सुधरेंगी, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और आप चीटिंग करोगे तो जितने फायदे आपको मिलने वाले हैं वो सारे फायदे आपके लैप्स हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल चीटिंग नहीं करते, सिंसियरिटी के साथ आपको टेस्ट सीरीज देकर और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी आपसे कि भाई टेस्ट सीरीज का इंपोर्टेंस क्या है और आपको देना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, और डिटेल्ड आंसर की आपको हर बार देख लेनी चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। डिटेल्ड आंसर की वेबसाइट पे डल जाती है डाउनलोड सेक्शन में, वो आपको जरूर से देख लेनी चाहिए। अच्छा, मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बात बता देता हूँ। बेटा नॉन मैथ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे हमारे पास तो मैथमेटिक्स नहीं थी, तो हमको मैथ्स दे दिया गया तो हमारे लिए बहुत भारी काम हो गया, ये तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बर्डन लगता है। लेकिन बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, जो मैथमेटिक्स यहाँ पे दी गई है ना, बच्चे क्या है उससे केवल नाम से ही यूं सोचते हैं अरे मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई। कुछ भी नहीं है। मैथ्स को हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैथ्स को कितना कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी में। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है इजी, इजी चैप्टर्स। दूसरी कैटेगरी है एवरेज चैप्टर्स, और तीसरी कैटेगरी है टफ चैप्टर्स। अब देखो आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, जो इजी वाली कैटेगरी में जो चैप्टर्स जाएंगे वो इजी नहीं है, वो इतना इजी है, इतना डैम इजी है कि उन चैप्टर्स को यदि 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे को दे दिया जाए तो वो सॉल्व कर देगा आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना है, अच्छा बताओ भाई मीन निकालना है, एवरेज मीन तो एवरेज ही होता है ना, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो बेटा एवरेज निकालना, मीन निकालना, क्या 6 क्लास में नहीं पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं ना 6 क्लास की, आप किताब उठा के देख लेना किसी भी बच्चे की। तो मीन मीडियन मोड आपसे निकलवा रहे हैं तो 6 7 क्लास के बच्चे से निकलवा लो, आराम से निकाल देगा। और इंटरेस्ट निकलवा रहे हैं, आप 6 क्लास की 7 क्लास की बुक उठा के देखना, देखे उनको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है। 6 क्लास के बच्चे डायरेक्ट पूछ लो, देखा आती नहीं आती, वो कर देगा। तो आपको ऐसा क्या पढ़ा दिया गया मैथ्स में, जो आपको, किसी बच्चे को यदि मैथ से फोबिया होता है तो मेरे को ये पूछने वाली बात है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फोबिया की क्या बात है। अरे एवरेज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ये कोई चैप्टर्स हैं,
मेरी डॉटर है क्लास में, वो रेशो निकाल रही थी 4-5 दिन पहले। मैंने कहा बेटा रेशो तुम्हारी क्लास में भी? हाँ हाँ पापा मेरे को सारे रेशो आते हैं। बताओ हैं? तो रेशो प्रोपोर्शन है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि जो रेशो प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, मीन मीडियन मोड है, इंडेक्स नंबर है, अरे बेटा इतने 7th क्लास के बच्चे जब आराम से निकाल लेते हैं और स्कोर कर लेते हैं, तो आप तो 12वीं क्लास पास कर लिए, आपके लिए तो चुटकी बजाने जितना सा काम है वो। और आपको पता है ये चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स ही दिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं आते इनमें से ना, इनका क्वेश्चन का वेटेज है। एग्जाम में पेपर आता है, इनमें से 30 से 35% क्वेश्चन इन इजी इजी चैप्टर्स में से आते हैं। 30 से 35% का वेटेज है। तो आप बताओ 35 नंबर तो आपके सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स के मैथ स्टेट्स के पेपर में, आपको पता है 35 नंबर तो 30 से 35 नंबर तो 6 क्लास का स्टूडेंट 7th क्लास का स्टूडेंट ले आएगा। समझ गए आप? इसलिए मैथमेटिक्स टफ नहीं है। जो बच्चा ये कहता है कि मैथमेटिक्स टफ है, वो स्टेटमेंट गलत है। मैथमेटिक्स टफ नहीं है। मैथमेटिक्स के 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा उसका टफ है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स का एक टुकड़ा टफ है, लास्ट वाला टुकड़ा आता है वो टफ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैथमेटिक्स पास नहीं किया जा सकता। मैथमेटिक्स 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम इजी कैटेगरी पढ़ें और उसमें आप कंफर्म कर लें कि आपके 30-35 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, पूरे पूरे आएंगे। अरे आप एवरेज का क्वेश्चन भी गलत करके आओगे क्या? आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या? अरे बेटा यदि वो भी गलत करके आओगे तो फिर वास्तव में फाउंडेशन पास कैसे करेगा आईसीआई? आप आईसीआई की क्या गलती है? आईसीआई की गलती है क्या? फिर क्या आईसीआई की कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए हम जो है मैथमेटिक्स का इजी वाला पोर्शन सबसे पहले तैयार कर लें, ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई 30-35 नंबर तो आ गए हमारे। उसके बाद में हम चलें एवरेज चैप्टर्स। अब एवरेज चैप्टर्स भी ऐसे चैप्टर्स नहीं है कोई जैसे बहुत मतलब नॉर्मल है। 11वीं-12वीं का बच्चा कर सकता है आराम से। 6-7 का तो चलो नहीं कर पाएगा, लेकिन 11वीं-12वीं का बच्चा कर सकता है आराम से। और आप 12वीं पास हैं इसलिए आप आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे मैट्रिक्स हो गया आपका, जो चैप्टर है कोरिलेशन रिग्रेशन है, ये सब एवरेज चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। आप आराम से एक बार निकालो, 2 बार निकाल के तो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, कहीं समस्या नहीं आती। तो दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज चैप्टर्स भी बच्चे आप आराम से कर पाते हैं, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं। कहीं तकलीफ आने वाली नहीं है। थोड़ा कंसंट्रेट करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करते करते वो चैप्टर आपको बढ़िया से आ जाएगा। और थर्ड लास्ट पार्ट कौन सा है? लास्ट पार्ट है उसका नाम है टफ। हाँ ठीक है, हम बोलते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत वेट नहीं है एग्जाम में। 20% का वेट है उसका, लगभग 20% का वेट है। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सैंपलिंग, मतलब इस तरीके के ये दो तीन चैप्टर हैं, 2-3-4 चैप्टर मान लो आप जो टफ में आते हैं। और इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 20 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है। तो जब आप बताओ 75 से 80% मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं, तो उसके बाद यदि कोई कहता है कि मैथ्स टफ है और मेरे को मैथ्स से फोबिया लग रहा है और ये मैथ्स मेरे को फाउंडेशन में फेल करवा देगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अरे मैथ्स से फोबिया होना सही है क्या? आंसर इज नो। मैथ्स से फोबिया होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथ्स फेल करवाने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। मैथ्स तो स्कोर करवाने वाला सब्जेक्ट है। 75-80 नंबर आराम से आ जाएंगे नॉन मैथ्स वाले बच्चे के भी। अपने यहाँ पर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स पिछले साल थे, उनमें से 17 स्टूडेंट की 17 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक आई थी। एक बच्ची थी तिशा जैन, उसकी तो ऑल इंडिया 10वीं रैंक आई। नॉन मैथ्स स्टूडेंट थी, ऑल इंडिया 10वीं रैंक लाई वो बच्ची। तो बेटा जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहीं से कमजोर नहीं होते हैं। नॉन मैथ्स वाले बच्चे ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया स्कोर भी कर सकते हैं, और पास होने में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आज के बाद कोई भी नॉन मैथ्स का बच्चा जो है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो भी अपने यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट है, उनमें जो भी नॉन मैथ्स का बच्चा है, मैथ्स से डरना छोड़ देगा। मैथ्स का फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए कि भैया मैथ्स में कुछ नहीं है। 6ठी-7वीं का बच्चा ही ले आएगा 35 नंबर, अच्छा तो फिर हम तो 75 लाएंगे, हम थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आज से डर खत्म हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स को लेके, ठीक है। मैथ्स से कोई नहीं डरेगा आज से मैथ्स हम पढ़ेंगे। और सीक्वेंस बता देता हूं, सबसे पहले इजी पढ़ो, उसके बाद एवरेज पढ़ो, और सबसे लास्ट में टफ पढ़ो।
जब इजी और एवरेज पे आपकी डेड कमांड हो जाए, आप ये कह दोगे कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा मीन मीडियन का, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, मेरा क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो सकता। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं इजी और एवरेज वाले पोर्शन पे, उसके बाद आप टफ के ऊपर काम करें, उससे पहले नहीं करें। ठीक है, पहले आप इजी और एवरेज को पक्का करें तो आपके 75-80 नंबर तो पक्के करो। अरे 75-80 नंबर पक्के हो गए तो पास होने के रिस्क से तो बाहर आ गए, बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा, उससे बाहर हो गए। हाँ, अब हम चैंपियन बनना चाहते हैं, हम तो 350 से ज्यादा लाना चाहते हैं 400 में से, और हम तो मैथ्स में 100 में से 100 लाना चाहते हैं, तो पढ़ लेना फिर टफ वाला, फिर कोई मना थोड़ी कर रहे पढ़ने के लिए। और आप 100 में से 100 लाना चाहो तो पढ़ लेना, और 100 में से 75-80 लाना चाहो तो नहीं भी पढ़ो, टफ में तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पास होने में, तो समस्या नहीं है। ठीक है ना, उसको परफेक्ट करो पहले, पहले टफ पे जाने से पहले इजी और एवरेज को परफेक्ट करो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कोई बच्चा गलत सीक्वेंस में पढ़ेगा तो क्या होगा, सबसे पहले साहब मैं तो इंटीग्रेशन करूंगा, भैया कर ले, वो छोड़ के वो फोबिया में आ जाएगा, वो कहते नहीं होगा, मैथ्स नहीं करूँ, मैं तो छोड़ दी, मैं तो फाउंडेशन ही नहीं करूँ। तो गलत सीक्वेंस से नहीं पढ़ना चाहिए, गलत सीक्वेंस से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। सही सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले इजी, फिर एवरेज और फिर टफ, ये इसका सही सीक्वेंस है। तो आज से मैथमेटिक्स के बच्चे जो हैं, उन्होंने जब भी अब जब भी आप अपना रिवीजन करोगे, इस सीक्वेंस से रिवीजन करो, डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया स्कोर मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और आप जल्दी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे मैथमेटिक्स पे। चलिए, तो ये हमने बात करी थी मैथ्स ऑन मैथ्स का जो डिस्कशन था वो। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको, वैसे काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्लास में। 3 बजे मेरा नेक्स्ट सेशन है दूसरे बैचेज में, तो एक 3 बजे सेशन है मेरा, एक 4 बजे सेशन है, तो मेरे सेशंस कंटिन्यू चलेंगे। आज 12 मिनट हमारे पास बची है, मेरे को आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। ठीक है, आपसे आप जो कुछ पूछना चाहेंगे उनके जवाब भी मेरे को देने। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 चीज बता देता हूँ, बाकी फिर अगेन आपका जल्दी मैं दूसरा सेशन फिर लूंगा। देखिए, एक तो आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आपके किसी भी टेस्ट पेपर में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, आपका पेपर सबमिट नहीं हो रहा है, या सबमिट हो गया तो आपका इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, या आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है, आपका टोटलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ भी व्हाटएवर, वैसे केस में आप एक नंबर लिख लें जो यहाँ के टेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है आयुष जी, उनको आप इमीडिएटली व्हाट्सएप भेजें और वो आपको तुरंत सॉल्यूशन देंगे। और नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर यदि उनका रिप्लाई नहीं आता है, 24 आवर्स में यदि आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं वो, तो मैं आपको अपना नंबर भी लिखाऊंगा। आप क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट खींच के कि देखो हमने इनको कह दिया था कि ये मेरी कॉपी में टोटलिंग मिस्टेक है, इन्होंने ठीक नहीं करा। 24 घंटे में यदि रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मेरे को उसका स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेजेंगे आप। तो मेरे पास आने के बाद तो आप मान के चलिए कि तुरंत सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसने जो काम आज तक नहीं किया वो भी कर देता है। तो जो काम रूटीन है वो तो करता ही करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब काम करने लग जाते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पहुंच जाना चाहिए बस। ठीक है, चाहे कोई टीचर है, किसी टीचर से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी टीचर से, सब टीचर्स के जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, नहीं है तो जो मैडम आपके साथ जुड़ी हुई है उनसे ले लेना आप। तो वो टीचर को आपने व्हाट्सएप भेजा, आपने अपना क्वेश्चन पूछा, और वो टीचर का रिप्लाई भी यदि 24 आवर्स में नहीं आता है तो आप इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट खींचेंगे और मेरे को भेजेंगे। ठीक है, आपको इमीडिएट फैकल्टी कांटेक्ट करेगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर डेडिकेटेड हैं, एक भी स्टूडेंट की एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रहनी चाहिए। अरे हमारे होते हुए यदि स्टूडेंट की प्रॉब्लम रह गई तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 24 घंटे का टाइम दे रखा है मैंने, चाहे वो टेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं चाहे वो टीचर्स हैं। 24 घंटे में स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर जाएगा, और नहीं जाएगा तो मेरे पास कंप्लेंट आएगी, और मेरे पास कंप्लेंट आते ही वो फैकल्टी को डांट पड़ना तो अलग बात है, वो उनको पेनल्टी भी लगाते हैं हम लोग। हमने एक पेनल्टी प्रोविजन बना रखा है कि भाई जैसे कोई बिना हेलमेट लगाए रोड पे निकल जाता है, पुलिस वाला पकड़ लेता है तो क्या करता है, एक चालान काट देता ना, ऐसा हमने एक चालान बना रखा है। तो हम क्या करते हैं, एक चालान बना देते, भैया आपके 100 रुपए कट गए, 200 रुपए कट गए, 500 रुपए, जितना बड़ा अपराध है उतनी बड़ी सजा है। ठीक है ना, वैसा हमने एक सिस्टम बना रखा है। तो इसलिए सब लोग ये सोचते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही काम कर दे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। नहीं, अभी सर के पास मैसेज चला गया, स्क्रीनशॉट खींच के मेरे पास आ गया तो चालान कटवाना पड़ेगा, तो उस चालान से सब लोग डरते हैं, इसलिए सिस्टम काम करता है।
ठीक है, तो फाइनेंशियल फाइन भी हमने कर रखा है, डांट पड़ती है अलग से, पैसे कटते हैं अलग से। तो ऐसा काम कौन करेगा जो कि 24 घंटे में रिप्लाई नहीं करे। ठीक है, हमने टाइम बाउंड सर्विसेज इसलिए कर रखी है ताकि बच्चे को सॉल्यूशन एक लिमिटेड टाइम के अंदर मिल जाना चाहिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई या अपना जो टेस्ट का रिजल्ट है कहीं भी लेके, किसी भी चीज को लेके अटके नहीं वो। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जिनका नाम है आयुष जी, जो कि टेस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। टेस्ट से रिलेटेड, कॉपी चेकिंग से रिलेटेड, आपको रिवैल्यूएशन कराना है, रीचेकिंग कराना है, व्हाटएवर। आईसीआई में रिवैल्यूएशन नहीं होता, अपने यहाँ तो होता है। ठीक है, आईसीआई में टोटलिंग दोबारा से चेक होने में कोई भी दिक्कत है, यहाँ नहीं होती। यहाँ तो सब चीज दोबारा से हो जाएगी, आप बोले, रिक्वेस्ट डालें, तुरंत हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर लिख लें 1724 1724 000। नहीं, मैंने गलत नंबर बोल दिया, 1 मिनट रुकिए, वापिस से रिपीट कर रहा हूं। 1 नहीं है इसमें, 724 000 724 000 1728। वापिस रिपीट कर रहा हूं, 724 000 1728। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 724 000 1728। ये आयुष जी का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करें जब भी आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है। अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, कॉपीज भी आप खुद सबमिट करते हैं, सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। और ऑब्जेक्टिव वाले पेपर भी जो है, आप ऑब्जेक्टिव भी ऑनलाइन चलता है, सारा ऑनलाइन चलता है। तो कहीं भी कोई समस्या आती है, इंस्टेंट कांटेक्ट करेंगे, आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नाम मनोज गुप्ता है और नंबर लिखें 9166864444। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, 91668644। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 91668644। ठीक है, तो मेरा नंबर है। कोई भी स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी फैकल्टी सपोर्ट नहीं करती, 24 आवर्स में कोई जना आपको रिप्लाई नहीं करता है, इमीडिएटली आप कांटेक्ट करें। एग्जाम्स तक हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं अभी है। जिस दिन तक आप एग्जाम हॉल में नहीं चले जाते, चाहे किसी भी दिन एग्जाम होगा, गवर्नमेंट चाहे कितना भी कुछ भी हो, कोविड की वजह से पोस्टपोन कुछ भी हो, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उस दिन तक हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपका जिस दिन पेपर हो जाएगा, उस दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी। पूरी हमारी फैकल्टी की टीम साथ खड़ी है, हर टीचर आकर रिप्लाई करेगा। दिवाली का नहीं है कि दिवाली है तो रिप्लाई आना बंद हो जाएगा, चाहे कुछ भी है, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आएगा आएगा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं रुकेगा किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए, ये मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर्स देने थे, ये मैंने दे दिए हैं। एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, 12th क्लास की परसेंटेज से आप कभी भी अपने आप को जज नहीं करें। 12th क्लास में किसी बच्चे की परसेंटेज ज्यादा आई है तो वो ये नहीं सोचे कि मेरा तो फाउंडेशन हो ही गया समझो, और किसी की परसेंटेज कम आई है तो वो ये ना सोचे कि मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, 12th क्लास की परसेंटेज मैटर नहीं करती है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है अपने, जिनका कि 60% के आसपास में 12th क्लास में मार्क्स थे और जो आज सीए बन गए। ठीक है, 58% वाले भी मैं आपको मिलवा दूंगा, 56% वाले बच्चे भी मिलवा दूंगा, 61% वाले, 63% वाले सब बच्चे मिलवा दूंगा जो आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं और अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अच्छी एमएनसी में प्लेस्ड हैं। ठीक है, और अच्छे पैकेज पे, छोटे मोटे पैकेज पे नहीं है, 50-50 लाख के पैकेज पे, जिनके 61% मार्क्स थे 12th क्लास में, जो सीए भी बन गए और आज बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को 12th क्लास की परसेंटेज कम होने पे ये नहीं सोचना कि मेरे को सीए होने में दिक्कत आएगी। रीजन क्या है कि 12th क्लास की परसेंटेज कोई बेंचमार्क नहीं है। यदि आपने 12th क्लास से
कम मेहनत करी मान लो, और अब आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो सीए बन जाएंगे, इसमें क्या बात है। तो आप अब कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है सीए बनना नहीं बनना। इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है। आपकी आज की मेहनत, आज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा आपका सीए क्लियर होना। इसलिए कम परसेंटेज होने पे डिमोटिवेट नहीं होना है, और ज्यादा परसेंटेज होने पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मेहनत करना है बस। क्लियर है सबको? आप अपना लगे रहें मन लगा के, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप डाल दीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस ले लेता हूं। और देखिए 3 बजने में ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, मैं आपका 3:05 तक सेशन ले लूंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, दूसरी क्लास में 5-7 मिनट लेट चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपकी जो है जो क्वेश्चंस आप डाल दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। और यदि सारे क्वेश्चंस में नहीं ले पाऊं, मान लो आपके क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं और मैं यदि आपके सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाता हूं, तो उस केस में मैंने अपना नंबर दिया है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपका हर क्वेश्चन रिप्लाई करूंगा। मेरा रिप्लाई आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें 99% नहीं होता। मेरे व्हाट्सएप पे कोई कोई मैसेज आए, हजारों स्टूडेंट है, मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए और उसका रिप्लाई नहीं हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। 99% नहीं है, 100% रिप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो आप उस पर डाल देना। चलिए, जो भी बच्चे को पूछना है किसी भी चीज के बारे में, एग्जाम के बारे में, रिवीजन के बारे में, टेस्ट के बारे में, व्हाटएवर, आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। अक्षत अग्रवाल ने लिखा है हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा। बहुत टेंशन है सर, ओनली 2 मंथ्स बचे हैं। बेटा टेंशन करने से परफॉर्मेंस खराब होती है, टेंशन नहीं करनी चाहिए। पहले सबसे पहली चीज तो ये समझो आप। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन करता हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे या खराब आएंगे? एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार एक ड्राइवर था, ठीक है। वो ड्राइवर क्या है, बहुत पुराना ड्राइवर, 20 साल से ड्राइविंग करता था, 20 साल हो गए थे उसको ड्राइविंग करते हुए, और बढ़िया ड्राइवर था, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता था, ठीक है। गाड़ी चलाने में क्या उसको रोजाना नया इनोवेशन करना पड़ता है क्या? बताओ, कोई नई नई चीज सोचनी पड़ती है क्या? नहीं सोचनी पड़ती, कोई सिस्टम होता है, वही गाड़ी होती है, वही चला। 20 साल से गाड़ी चलाता था, बढ़िया एक्सपर्ट ड्राइवर था। अब क्या हुआ, एक दिन उसने कोई ऐसी घटना सुन ली जिसकी वजह से उसको टेंशन हो गई। अब वो टेंशन में गाड़ी चला रहा था, तो टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन में गाड़ी चला रहा था। बताओ क्या हुआ होगा? उसकी गाड़ी भिड़ गई और एक्सीडेंट हो। अब आप एक चीज बताओ, टेंशन ऐसी चीज है जो कि आते हुए काम को भी क्या करा देती है, गलत करा देती है। 20 साल से जिस काम को सही सही कर रहा है, यदि व्यक्ति उसको यदि टेंशन में करे ना, तो उसको सही नहीं कर सकता वो, ठीक है। इसलिए टेंशन तो आपकी परफॉर्मेंस खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। टेंशन करना सबसे गलत है। परफॉर्मेंस को खराब करना है तो टेंशन करो, और परफॉर्मेंस को सही रखना है तो टेंशन मत करो। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता टेंशन करने से, केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए आपको टेंशन नहीं करते हुए पढ़ाई करना है। अरे क्या होगा, क्या होगा आप बताओ? सीए का एग्जाम पास होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाई चांस यदि कोई मान लो रिमोट पॉसिबिलिटी में नहीं भी होता है, तो क्या हमारी पूरी, ऐसा थोड़ी ना है कि फिर हम कमा ही नहीं पाएंगे, हम सेटल ही नहीं हो पाएंगे। अरे भाई दुनिया में और 50 रास्ते हैं, फिर और किसी पता है, हो सकता है भगवान ने हमारे लिए इससे भी बेटर कोई चीज सोची हो। आज मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो सीए नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो दोस्त सीए बन गए, उनसे बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे सेटल है। जैसे एक हमारे एक स्टूडेंट था महेश, वो क्या हुआ, वो सीए फाइनल था तो वो नहीं कर पाया, उसके साथ वाले 4 बच्चे और थे, 5 बच्चे थे, तो वो कर लिए। अब क्या हुआ, वो 4 जने थे, तो एक जने का तो 12 लाख का पैकेज है, और एक जना को ऐसे मतलब 13-14 पे है कहीं, और ऐसे तकरीबन 15 लाख के आसपास में तीनों चारों बच्चे वो सेटल हो गए। महेश जो है उसका पास नहीं हुआ। तो महेश ने क्या करा, हमारे महेश ममूडिया था उसका पूरा नाम, तो उसने क्या करा, उसने कजारिया टाइल्स की एजेंसी ले ली जयपुर शास्त्री नगर में। अब कजारिया टाइल्स की एजेंसी ले ली, उसके मतलब थोड़ी पहले की बात है, तो उस टाइम मिल गई उसको आराम से। अब आज वो पूरे एरिया का कजारिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके यहाँ पे 25-30 एम्प्लॉय काम करते हैं। आराम से सुबह उठता है, 11-12 बजे अपने सीट पे आके बैठता है, 5 बजे चल जाता है। कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने कमाता है। और उसके दोस्त कितने कमा रहे हैं? 15 लाख रुपए साल के, मतलब 1.25 लाख रुपए महीने का। और वो भी कहाँ, कोई मुंबई बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई शहर छोड़ रखा है, किसी ने गांव छोड़ रखा है, किसी ने माँ बाप को छोड़ रखा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। वो अपने माता पिता के साथ रहता है, आराम से माँ बाप मम्मी की सेवा करता है, 3-4 लाख रुपए महीने कमाता है।
जरूरी नहीं है कि कोई सीए नहीं बना तो उसका करियर ही बर्बाद हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा। भगवान ने उसके लिए कजारिया टाइल्स की एजेंसी लिखी थी और बाकी के लिए सीए बनना लिखा था, तो वो एजेंसी ले ली उसने और बाकी के सीए बन गए। तो सबसे पहले तो टेंशन नहीं करना, हो सकता है भगवान ने हमारे लिए दी, हम इसमें नहीं होंगे, पहली बात तो हम हो जाएंगे, लेकिन किसी रिमोट पॉसिबिलिटी में नहीं हुए तो हो सकता है भगवान ने हमारे लिए उससे भी बढ़िया कुछ लिख रखा हो। इसलिए टेंशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, केवल मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। मैंने अभी ड्राइवर वाला एग्जाम्पल दिया, किसी दिन टेंशन हो जाए तो ड्राइवर वाली स्टोरी याद कर लेना, क्या टेंशन हो रही है कि नहीं यार, ड्राइवर वाली स्टोरी हो जाएगी, अपने को नहीं करनी टेंशन, अपने को तो काम करना है। और दूसरा ये वाला, ये एक रियल लाइफ स्टोरी भी याद कर लेना, महेश मामोडिया था एक और उसके 4 दोस्त थे, ठीक है ना। तो महेश मामोडिया क्या कमाता है, 4 दोस्त क्या कमाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से सेटल्ड है रेदर देन उन 4 के इसलिए बने, इसलिए। अच्छा, इस स्टोरी को कोई गलत भी इंटरप्रेटेड नहीं करेगी, सीए नहीं बनने से ज्यादा अच्छी इनकम होती है। मजाक, मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं करे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, और क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा। टेंशन नहीं करना, आप 2 महीने बचे बेटा, क्या करना है मैं आपको चलो सीरियसली इसका आंसर भी देता हूँ। पहली बात तो टेंशन नहीं करना है, दूसरी बात ये 2 महीने बचे हैं, जितना कोर्स आपके पास पेंडिंग है, आपको क्या होता है सारे लेक्चर्स के आवर्स दिखाई देते हैं कि इतने आवर्स इतने आवर्स इतने आवर्स। आप एक शेड्यूल बनाओ, सबसे पहले डिसाइड करो कि टोटल जितने डेज हैं आप डेली के 12-13 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि आपका कोर्स ज्यादा पेंडिंग है तो आप इतने घंटे पढ़ो, कम है तो आप 10 घंटे पढ़ लो, ज्यादा पेंडिंग है तो 12-13 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो आपके मान लो 150 घंटे का कोर्स बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसे 8 घंटे डेली का शेड्यूल बना के सबसे पहले तो 15-20 दिन में उस कोर्स को कंप्लीट कर लें आप। तो आपका 25 सितंबर से कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगेगी, 2 टेस्ट सीरीज आराम से दे दें, बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। डेली ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, 8 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ोगे तो आराम से 20 दिन में आपके 150 घंटे बचा होगा। पहले तो कोर्स कवर करो, और जो उसका होमवर्क बोल रहे हैं आपको होमवर्क करते जाओ, कोर्स करते जाओ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज का बिल्कुल सिस्टम क्लियर है, पहले टेस्ट सीरीज में हम 9 दिन का गैप दे रहे हैं, दूसरी टेस्ट सीरीज में हम 5-5 दिन का दे रहे हैं, तीसरी टेस्ट सीरीज में हम 3-3 दिन का दे रहे हैं, उसके बाद मेन एग्जाम में और टेस्ट सीरीज खत्म होने के बीच में 2-2 दिन का गैप हर पेपर के लिए मिलेगा, और फिर मेन एग्जाम में 1-1 दिन का गैप मिलेगा। ऐसे 5 रिवीजन हम लोग बच्चे के करवाते हैं, प्रोसेस है एक। 5 बार रिवीजन कैसे होगा, और जो बच्चा 5 बार रिवीजन करके एग्जाम देगा, तो आप सोच के देखो, जो बच्चा 5 बार रिवीजन करके एग्जाम देगा तो उसके तो चीजें रट जाएगी बिल्कुल। तो एक पूरा साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोसेस है, ठीक है। जिन बच्चों ने कोर्स कर लिए हैं और जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आपको पता, आप चेक करना पहली टेस्ट सीरीज में कितना गैप है, 10-10 दिन का गैप है, पहली टेस्ट सीरीज में कितना गैप है, 10-10 दिन का गैप पहली टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और दूसरी टेस्ट सीरीज में जो है वो आपका 6 दिन है, और फिर तीसरी टेस्ट सीरीज में 3 दिन, ऐसे गैप आपको मिलेगा, और लास्ट में आपको 2-2 दिन का गैप मिलेगा हर पेपर को पढ़ने के लिए, और एग्जाम में 1-1 दिन का गैप मिलेगा। तो मान लो किसी बच्चे का कोर्स नहीं हुआ, तो वो लास्ट की 2 सीरीज दे दे, तो 2 बार तो रिवीजन उसमें हो जाएगा। उसके बाद में क्या करे, वो 2-2 दिन का गैप मिलेगा, एक रिवीजन वहां करेगा, और लास्ट में एग्जाम में 1-1 दिन का गैप में रिवीजन। तो ऐसे करके 4 रिवीजन करेगा वो बच्चा जिसका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ। और जिसका कोर्स पूरा हो गया है, जो टेस्ट सीरीज दे रहा है 10-10 दिन के गैप वाली, वो जो टेस्ट सीरीज दे रहा है वो बच्चा आराम से 5 रिवीजन कर लेगा, ठीक है। तो जिसका कोर्स भी नहीं हुआ उसको भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना 20 दिन में, अगले 15-20 दिन में अपना कोर्स करे। मैंने बता दिया, 7-8 घंटे डेली की पढ़ाई कर ले, कोर्स कंप्लीट कर ले, 4 रिवीजन कर ले, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको फॉलो करते हुए डेफिनेटली पास हो जाओगे, 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉ में केस स्टडी ज्यादा किस चैप्टर में से आती है, बेटा हमने आपको एक बुक दी है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर है, केवल जो एमसीसी की बुक मिली है आपको, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं मेजोरिटी में, ठीक है। उसमें आप देख लें, उसमें जिस चैप्टर में ज्यादा केस स्टडी दी हुई है उसमें से ज्यादा आती है, क्योंकि वो जो कंपाइलेशन है वो आईसीआई के पास्ट एग्जाम का ही कंपाइलेशन है, आईसीआई के आरटीपी का कंपाइलेशन, आईसीआई के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो जिस 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 चैप्टर में ज्यादा दिया हुआ उसमें ज्यादा ही आएगी, और जिसमें कम दे रखा उसमें कम आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमने आपको कंपाइलेशन दिया है वो कंप्रीहेंसिव है। यदि आपका कोई क्वेश्चन अनसीन आता है एग्जाम में, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए अनसीन क्वेश्चन होगा, वो पहली बार ही बनेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक आईसीआई ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिए हो, एमटीपी में दिए हैं, आरटीपी में दिए हैं, पास्ट एग्जाम में दिए हैं, मॉड्यूल में दिए हैं, पिछले मॉड्यूल में दिए थे, इससे पुरानी स्कीम के मॉड्यूल में दिए थे, कहीं भी दिए थे, सबका कंपाइलेशन हमने कर रखा है।
यदि आपके लिए कोई अनसीन क्वेश्चन आ गया या अनसीन केस स्टडी आ गई ना, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो अनसीन होगी। ऐसा नहीं कि आपके लिए तो अनसीन होगी, कोई दूसरा देख के गया हुआ था, नहीं नहीं नहीं, मिलेगी नहीं। तो हमने जो आपको बुकलेट दी है वो कंप्रीहेंसिव है, उसको पढ़ लो। ज्यादा कर तो उसमें से आती है एज इट इज, और बाई चांस कोई नहीं आएगी तो फिर बाकी सब लोग ही अपनी पढ़ाई की नॉलेज से करेंगे, तो आप भी अपनी पढ़ाई की नॉलेज से कर देना, ठीक है। इसके बाद में और भी कुछ बच्चों ने हैप्पी टीचर्स डे बोला है, सभी बच्चों को थैंक यू। और मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आप लोग के लिए कि आप लोग आगे बढ़े, सीए बने, अच्छी पोजीशन पे पहुंचे और बढ़िया पैसे कमाएं, अपने माँ बाप का ध्यान रखें और उनको अच्छी ओल्ड एज लाइफ दें, खुद का करियर बनाएं ताकि उनको भी अच्छी लाइफ मिल सके आगे। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोग के लिए। एक बच्चे ने बोला सर लॉ की थ्योरी कैसे लर्न करें? बेटा ये नेक्स्ट सेशन में लूंगा मैं। इसके बाद सर टॉपिक लाइक इंटीग्रेशन हैव लेस एप्लीकेशन इन सीए लाइफ इन एग्जाम, डज दिस टॉपिक कवर द मेजर प्रोपोर्शन? बेटा मेजर प्रोपोर्शन नहीं है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब मिला के आपके 20 नंबर का पेपर आता है। यदि नहीं करने का मन है तो छोड़ सकते हैं, 75-80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। करने का मन है, 100 में से 100 लाने का मन है तो कर लेना, ठीक है। और 100 में से 75 लाने का मन है, नहीं करोगे तो 75 आ जाएंगे, कोई दिक्कत। और ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन नहीं है, आपका क्वेश्चन है इसका मेजर प्रोपोर्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग फिर जो है आपका आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना बेटा। 3:07 हो गया मेरा दूसरी जगह सेशन, जो 3 बजे मेरी दूसरी क्लास में 3 बजे सेशन था, 7 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया, 3-4 मिनट मेरे को ज्वाइन करने में लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा एक ही नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही कॉलिंग नंबर है, वही नंबर है जो भी है, ठीक है। तो उसी नंबर पे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। किसी को इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, कोई पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, किसी को कोई बात करनी है, सर इस मुद्दे पे मेरे को कंफ्यूजन है, व्हाटएवर, ठीक है, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कॉल पिक नहीं होगा, जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ तभी साइलेंट पे होता है, तो ऐसे तो दोबारा मेरा मेरा खुद का कॉल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो कॉल करें, आप चाहें तो व्हाट्सअप कर लें, ठीक है, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है, बेटा आप मेरे को कॉल कर लेना, अभी टाइम खत्म हो गया है इसलिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ। दक्ष है, दक्ष छाजेड़, और एक ध्रुव गुप्ता ने भी हैंड रेज किया है। बेटा दक्ष और ध्रुव आप दोनों मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।